जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह तोमर और मैं आपको भारत का संविधान और भारत का भूगोल, जिसमें विश्व का भूगोल भी शामिल रहता है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए। संविधान आखिर है क्या, क्यों पढ़ना है, किस लिए काम आता है, कार्य क्या है, किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम संविधान के ज़रिए दिखाना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर देश की शासन व्यवस्था किस तरह से मैनेज की जा रही है। अब जैसे मैं कहूँ कि किसी देश में जहाँ पर संविधान नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है हर जगह लिखित संविधान है या हर जगह अलिखित है, समझ रहे हो? अलिखित है तो वहाँ है ही नहीं, एक तरह से जो वहाँ के शासक ने कह दिया, जो वहाँ पर व्यवस्था चली आ रही है वही चलती रहती है। जैसे कि हमारा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में जो व्यवस्था है वहाँ पर अलिखित है। अमेरिका, भारत, जर्मनी, जापान, न जाने कितने देश जहाँ पर लिखित है, बहुतों में अलिखित है। तो जहाँ अलिखित है, क्या वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही? जहाँ लिखित है वहीं की चल रही है। तो इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ जाती है संविधान की, क्यों हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जब हमें एग्ज़ाम देना होगा तभी हम संविधान को पढ़ेंगे। क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि हमारे देश में किन रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी ज़िंदगी को चलाया जाता है, हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसे रन करती है, किसी दूसरे की शासन व्यवस्था का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे देश पर। 7,000 किलोमीटर वाले देश, 7,000 किलोमीटर दूर जो देश है, उसकी शासन व्यवस्था का असर यहाँ पड़ रहा है, यहाँ वाले का वहाँ पड़ रहा है। कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, समझ रहे हो ना? तो यही चीज़ है जिनके बारे में हम काफ़ी डिटेल से जानेंगे। मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा है क्या। आखिर संविधान है क्या? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है, क्या क्या है ये संविधान? संविधान जिसकी हम बातें करते हैं, ठीक है, पूरा देश संविधान की बातें करता है। जब भी कोई विवाद में सरकार को घेरा जाता है या राज्य में कोई विवाद पैदा होता है तो संविधान के अनुच्छेदों को पलट पलट करके देखा जाता है। तो है क्या आखिर संविधान? अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोई कबीला है जो जंगलों में रहता है, क्या वहाँ पर उनकी जो स्थानीय व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही होती? क्या वहाँ पर सजाएं नहीं हो रही होती? क्या वहाँ पर कोई मुखिया नहीं होता? क्या वहाँ का जो स्थान है या वहाँ का जो क्षेत्र है, जो पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर प्रशासन को संभालने के लिए कुछ लोग बिठाए नहीं जाते? कैसे होता है वो सब? क्या है ये सब? समझ रहे हो ना? संविधान एक तरह से कहा जाए तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस दस्तावेज या जिस रूल बुक की ज़रूरत पड़ती है या जिस रूल बुक के अकॉर्डिंग उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, वही वहाँ का संविधान होता है, ठीक है। अब हमारे भारत देश को, जहाँ पर 135 करोड़ की जनसंख्या अब हो चुकी है और लगातार वो बढ़ती जा रही है, तो इस जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, यहाँ का प्रशासन सुचारू ढंग से चलाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अंधाधुंधी कोई भी कुछ भी कहने लगेगा, कोई भी नए रूल बन करके सामने आ जाएंगे, तो हम ऐसे डिफेंड कैसे करेंगे? ठीक है, हम प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? हम किसी चीज़ को आधार बना करके न्याय की मांग कैसे करेंगे? उस न्याय की मांग को बनाए रखने के लिए संविधान का सहारा लिया जाता है कि एक तरह की ये किताब लिखी गई है जहाँ पर ये बातें दी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हो ऐसा।
वहाँ संविधान आता है। समझ गए? तो संविधान आखिर है क्या? किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है वो संविधान है। किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष का शासन प्रशासन जिस रूल बुक या जिस आधार व्यवस्था पर आधारित रहता है या जिसके अनुसार चलाया जाता है वह संविधान है। ठीक है? किसी भी क्षेत्र में दंड विधान, क्रियाविधि, लोक अदालतें, न जाने क्या क्या जिस प्रणाली पे कार्य करती हैं वो क्या है? वो संविधान के ही अकॉर्डिंग है। ठीक है? तो यहाँ पर ये है क्या का आंसर कि आखिर संविधान है क्या। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। क्यों ज़रूरत है संविधान की? जहाँ संविधान नहीं होता वहाँ ज़िंदगी नहीं चलती क्या? जंगलों में चले जाओ, कोई रूल नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं। ठीक है? इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ संविधान है क्या? नहीं है ना। आपने सुना होगा आलिखित संविधान कहाँ का है? इंग्लैंड का। और ये इंग्लैंड महाशय ये संविधान के जनक हैं। ठीक है? ये संविधान की जननी कहा जाता है इसको, इंग्लैंड की संसद को या इंग्लैंड को। संविधान ने जन्म यहाँ से लिया है और यहीं पर आलिखित है। तो क्या इस देश की व्यवस्था चल नहीं रही है? यहाँ पर एक शासक होता है जिसके नीचे शासन व्यवस्था पूरी रन कर रही है, पूरा प्रशासन बैठा हुआ है, पूरा देश है, बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं। ये कैसे रन कर रहे हैं? क्या वहाँ संविधान नहीं है? है, आलिखित फॉर्म में है। कैसे आलिखित फॉर्म में? मैं नहीं कहता कि वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर आर्टिकल्स की एक पूरी बुक भर दी गई है, 444 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है? 22 भागों में, 24 भागों में इसको बांटा जा चुका है और न जाने कितनी अनुसूचियाँ। मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, अपन को सब पता है। ठीक है? तो इन चीज़ों के बावजूद हम अपनी व्यवस्था को जब संभाल नहीं पाते तो हाउ इज़ द इंग्लैंड मैनेजिंग ऑल दोज थिंग्स विदाउट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? जब इनके पास कोई लिखित संविधान है ही नहीं तो ये कैसे अपनी व्यवस्था को चला रहे हैं? कैसे चला पा रहे हैं अपनी व्यवस्था को? तो चाहे वो इंग्लैंड हुआ, चाहे कहीं का भी शासन हुआ, वहां पर क्या होता है? रूल्स बनाने के लिए वहां का राजा या रानी उपस्थित रहते हैं। वहां पर संसद है। किसी विद्वान ने कहा था इंग्लैंड की संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। देखिए उसने क्या सोच करके कहा था, क्योंकि इंग्लैंड की संसद जो बदलाव करती है उसको कहीं भी मतलब वो वाद योग्य नहीं है। सुप्रीम पावर दे रखी है वहां की संसद को विदाउट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि मैं यहां आना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है किसी देश में लिखित संविधान हो तभी वहां का शासन प्रशासन सुचारू रूप से चल पाएगा। वो अलिखित भी हो सकता है। ठीक है? किसी भी जगह की व्यवस्था, जो मैं जंगलों का एग्जाम्पल आपको दे रहा था, वहां पर किसी एक मुखिया को बनाया गया जिसके नीचे बहुत सारे हैं। ठीक है? इनमें ये व्यवस्था को कैसे रन कराएंगे? ये मुखिया किसी ना किसी को कुछ आदेश देगा, वो ऑर्डर इन दोनों पे फॉलो कराएगा, ये नीचे वाले उन पे फॉलो कराएंगे। ये सबके सब ऑर्डर मानने के लिए तत्पर रहेंगे, नहीं मानेंगे तो इसकी एक रूल बुक बना रखी होगी इसने, इस दंड के लिए ये प्रावधान, इस दंड के लिए ये प्रावधान, इस दंड के लिए ये प्रावधान। ठीक है? तो इसी तरह से संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जब आपके देश में रहने वाली जनसंख्या का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, वहाँ ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि छोटा एरिया है, आपको आपके घर में मैनेज करना है, वहाँ 10 लोग रहते हैं तो आप अलिखित रूप से काम चला सकते हो, उनको वर्बली ऑर्डर आप दे सकते हो और चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या का सवाल हो जाए, सेकंड पॉइंट इज क्षेत्रफल आपका बहुत बड़ा हो जाए, जनसंख्या हाई है, क्षेत्रफल बहुत हाई है, ठीक है,
तब जा कर के वहाँ पर आपको एक ज़रूरत पड़ जाती है किसी लिखित दस्तावेज की, जिसके अनुसार वो वहाँ की व्यवस्था को चला पाए, वरना सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उसके लिए अब सज़ा किस अनुसार कैसे दें। हम धरना करने जा रहे हैं, हम कोई बैठक करने जा रहे हैं, तो उसकी गाइडलाइन क्या है? ना तो पुलिस कुछ डिसाइड कर पाएगी कि इन्हें अरेस्ट करें या छोड़ दें, ठीक है, ना ही हम लोग कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि फर्दर अब हम क्या करें, कि अगर हमें नीचे न्याय नहीं मिला तो हम ऊपर कैसे जाएं, कैसे बोलें। वो हमसे कह देगा हम तो करेंगे नहीं, नीचे वालों से मिलो जा करके, तुम जो निचली अदालतें हैं वो करेंगे तुम्हारा समाधान। हम कह देंगे क्यों, हम आपके पास क्यों नहीं आ सकते? तो वो कहेंगे नहीं, हम बहुत बिजी हैं, हम आपका केस नहीं देखेंगे, हम आपके वाद में शामिल नहीं होंगे। तो ज़रूरत पड़ेगी हमें इस लिखित संविधान की, हम उसका उठाएंगे एक आर्टिकल और गिनाएंगे उस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ड्यूटीज़ किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग। तो ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, समझ चुके होंगे आई थिंक, कि ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें संविधान की, ताकि हम किन्हीं चीज़ों को, अत्याचारों को या किसी शासन प्रशासन की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए या फिर किसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके अनुसार वो कार्य किया जा सकता है, वो होता है संविधान। या हम लेकर के बैठ जाएंगे, किसी ने हमें घूमने से मना कर दिया, हम दिखाएंगे उसको, देखो भाई बाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं देश में कहीं भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ठीक है। ठीक है, खैर धीरे धीरे हम उन सारे पॉइंट्स पर आएंगे, ठीक है, उस बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस लिए चाहिए संविधान, क्यों चाहिए संविधान? आप, मुझे नहीं लगता कि तैयारी करने वाले जितने भी हैं कोई भी 20 साल से नीचे का होगा, वो सभी स्कूल्स में होंगे या बिजी होंगे समवेयर एल्स। तो किस लिए चाहिए हमें संविधान? आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी व्यक्ति की, उसे एक आर्टिकल का पता नहीं होता, उसके लिए यूजलेस है संविधान। क्या करेगा वो संविधान? आप देश में जाओ, 5.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर विलेजेस हैं इस भारत में, किस विलेजर को पता है संविधान के कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग क्या होता है, किस अनुसूची में उसके लिए अधिकार दिए गए हैं, किस भाग में उसके लिए कर्तव्य दिए गए हैं? नहीं पता उसको। क्या उसकी ज़िंदगी नहीं चल रही क्या? किस लिए चाहिए संविधान? ये किस लिए संविधान हमको चाहिए, ये सवाल आ जाता है उस वर्ग के लिए जो है प्रशासन, जो है हमारी सरकार, जो है आम नागरिक, आम नागरिक का हित। यूं कहें तो ऐड आती है ना जनहित में जारी, वो जनहित किस लिए चाहिए? प्रशासन को चलाने के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? सरकार को चलाने के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? जनहित के लिए चाहिए। जिस जनहित के लिए, जिस व्यक्ति के लिए हम संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते, उसी व्यक्ति को पता नहीं होता कि किस अनुच्छेद के अधीन ये मेरी मदद करने आए हैं, लेकिन हम उसके लिए मदद पहुंचा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपॉइंट किया जाता है जनहित कार्यों के लिए, कि ताकि कौन, हमें सरकार, हमें प्रशासन के रूप में यहाँ पर अपॉइंट करेगी। हम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, हम कोई सबऑर्डिनेट होते हैं और जा कर के अपनी सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत उसकी यूँ कहें तो जो रोज़मर्रा की या समय समय पर मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का कार्य किसके अनुरूप होता है? वो संविधान हमको गाइड करता है कि हर व्यक्ति तक आपको अनाज पहुंचाना है, ठीक है, सारी सुविधाएं पहुंचानी है, सभी इमारतों का रखरखाव करना है, गांव में सड़कें पड़नी हैं, पानी की आपूर्ति कराई जानी है। जैसे अभी फ़िलहाल में चल रहा है कि 2023 तक हर घर जल योजना चलाई जा रही है। तो ये किस तरह से चलाई जाती है? सरकार के दायित्व होते हैं जिनको लिखा जाता है किसमें? संविधान में। उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर संविधान ना हो, सरकार अपना मुंह मोड़ लेगी, कहेगी बताओ क्यों करें हम तुम्हारे लिए, हम पागल थोड़ी हैं जो दिन रात काम करेंगे तुम्हारे लिए। तो हम कहेंगे नहीं, संविधान कहता है तुमको, ठीक है, संविधान इस देश की जनता के लिए है,
संविधान इस देश की जनता के लिए है। ये सीधे सीधे डिफेंड करता है या बचाता है किन के अधिकारों को, हमारे अधिकारों को, आपके अधिकारों को। ठीक है, इसके कार्य क्या हैं? इसके काफ़ी कार्य हैं, या यूं मैं कहूँ तो पूरे कार्य इसी के हैं। अगर देखा जाए, सरकार संसद के रूप में कार्य करती है, प्रशासन के रूप में कार्य करती है, सेना के रूप में कार्य करती है। इन सभी कार्यों का मुख्य उद्देश्य हमें सुविधाएं पहुंचाना होता है, भारत की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है। ये सभी कार्य किसके अकॉर्डिंग हो रहे होते हैं? संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये कार्यों में किस किस तरह से कौन कौन से कार्य सम्मिलित रहते हैं, इन सब का हम धीरे धीरे डिटेल लेंगे। ठीक है, मैं आपको इन सब चीज़ों को पढ़ाऊँगा। क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित रहती हैं? सम्मिलित चीज़ों में जैसे मैं आपसे कहूँ तो बहुत लोग अक्सर अधिकारों की बात पहले करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले कर्तव्य आने चाहिए। इंसान को जब उसके कर्तव्य ही नहीं पता है तो अधिकारों की बात ही खत्म हो जाती है। आजकल होता क्या है कि सबको अधिकार तो चाहिए, कर्तव्य की कोई बात ही नहीं करता। कर्तव्य, ड्यूटी ऑलवेज फर्स्ट। ड्यूटी हमेशा अगर पहले आएगी तो आपको अधिकार भी मिलेंगे। अगर आपने कर्तव्यों का पालन किया तो अधिकारों से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। ये गारंटीड है, ये प्रकृति का नियम है, रूल ऑफ नेचर। क्या क्या सम्मिलित है? कर्तव्य सम्मिलित होंगे, अधिकार सम्मिलित होंगे, राज्य क्षेत्र पर सरकारें सम्मिलित होंगी, उनकी कार्यवाही, कार्यविधि, कार्यप्रणाली, केंद्र के लेवल पर हमारे यहाँ चल रही अदालतें कैसे काम करेंगी, हमारे यहाँ रन कर रहे निकाय कैसे काम करेंगे, क्या उनकी प्रणालियाँ होंगी, ये सब किस में सम्मिलित रहता है? ये हमारे संविधान में सम्मिलित रहता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत कुछ आएगा समझ में, घबराने का नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं एक दो चीज़ें बताऊं कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, दूसरे संविधानों से किस तरह से ये अलग है। तो आगे हम पढ़ते हैं संविधान की प्रकृति। संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति की अगर हम बात करें तो भारत में संघ सरकार, संघीय व्यवस्था, आपने बहुत बार सुना होगा। हमारे यहां पर कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। ठीक है, हमारे यहां पर संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था क्यों है? कोई और व्यवस्था क्यों नहीं है? हो सकती है, हमने अपनाई है, ये हमें अच्छी लगी, हमें लगता है कि इसके अनुसार हमारे क्षेत्र के हमारे भारत देश के कार्यों को, प्रशासन को बहुत अच्छे से संभाला जा सकता है, तो हमने इस व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, संघ सरकार, जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 1, तब वहां पर साफ साफ लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या है इसका मतलब? भारत राज्यों का संघ होगा। और कई बार जब एग्जाम्स में चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि भारत एक है विनाशी राज्यों का, पूरा लिखूं मैं, सुन लो। भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। घूम गए? तो देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था,
हमारा जो भारत है, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा छोटा मोटा मैप बना देता हूँ, ये हमारा, समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। बस यहाँ पर बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, अलग अलग, ठीक है, कई राज्य हैं ये छोटे छोटे कट में, ठीक है, इस तरह से। क्या ये राज्य जो अलग अलग हैं ये भारत से अलग हो सकते हैं? ये कहें कि हम अलग देश बनाएंगे, हमें अलग कर दो, जैसे हम अपने माँ बाप से कह देते हैं ना, हमें अलग कर दो, हमारी शादी होगी, तो वो ऊपर कमरा बनवा देते हैं। वही होते हैं मायने हमारे यहाँ अलग होने के। दूसरा घर खरीद के दिखाओ ना, हो जाओ अलग, दम है तो, नहीं हो पाते ना, ठीक है, लीव इट। क्या भारत के राज्य भारत से अलग अस्तित्व बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या पूरा भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या राज्य जो इसके अंदर हैं वो अन्य राज्यों में विभाजित हो सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े करके 2 राज्य बना दो, 4 बना दो, या एमपी और गुजरात को मिला करके 1 बना दो, ठीक है, हम इनको कर सकते हैं। तो अंदर क्या हो रहा है? अंदर विनाश हो रहा है, टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये विनाश हो रहा है अंदर। लेकिन ये जो बाउंड्री है बाहर वाली, ये अविनाशी है, इसमें विनाश नहीं हो रहा, 1 भी इंच कहीं नहीं जा रहा, समझ गए? तो यही है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। कुछ 1-2 टाइप हैं जिनका मैं कंपैरिजन करवा देता हूं। जैसे एक होता है महासंघ, अगला है, ओहो छोटा बहुत लिखते हैं तो, परिसंघ, ठीक है, महासंघ, परिसंघ, क्या है ये, और संघ। महासंघ, परिसंघ और संघ, फर्क बता सकते हो इनमें क्या है? सोच के देखो 1 मिनट, क्या फर्क है बताओ। सोचा? संघ तो मैंने आपको बताया, ऐसी व्यवस्था जहां केंद्र अधिक ताकतवर होता है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था जहां पर केंद्र अधिक ताकतवर होता है। महासंघ को अधिसंघ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें शक्तियां राजा के पास अधिक होती हैं। समझ में आया? संघ जैसा कि हमारा भारत, मोदी जी ताकतवर हैं, योगी जी? अब क्षेत्र को डिपेंड करता है कि आप पूरे भारत में रहते हो या सिर्फ यूपी के किसी छोटे से जिले में। ऑफ कोर्स आप छोटे से जिले में रहते हो तो वहां पर आपको योगी जी ताकतवर लगते होंगे, लेकिन योगी जी को कौन ताकतवर लगते हैं? मोदी जी, ठीक है। तो वहां पर केंद्र अधिक ताकतवर हो गया, वो है संघ। यहां पर केंद्र की शक्तियां ज़्यादा होती हैं, राज्य की शक्तियां, राज्य सामान्यतः कमजोर होता है। सामान्यतः शब्द बड़ा खतरनाक है, इसके बहुत मीनिंग्स आएंगे, बताऊंगा। ठीक है, महासंघ राजा के पास ज़्यादा शक्तियां होती हैं, लेकिन यहां पर एक दिक्कत होती है।
यहां बंधन कमजोर होता है। बंधन कमजोर होता है। बंधन कमजोर का मतलब क्या हो गया? एक देश है या कोई बड़ा सा कोई संघ है जो कई राज्यों को मिला करके बना है, वहाँ पर किन्हीं राज्यों ने कह दिया कि हम अलग होना चाहते हैं, हम इस देश में नहीं रहेंगे। एक पूरा देश है तो इसको अलग किया जा सकता है, राज्य उस देश से अलग अस्तित्व बना सकता है, वो वहाँ से निकल जाएगा। सिर्फ 3 रह गए यहाँ पे, ठीक है। हमारे यहाँ पर बहुत से राज्य हैं, ठीक है, एक के अधीन है। ये कहेंगे कि हम अलग होना चाहते हैं, तो इनके पास शक्तियाँ नहीं हैं कि अलग हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर बंधन मजबूत होता है, ठीक है। यहाँ पर बंधन मजबूत है। किसी को उतारना है तो उतार लो, वरना ऐसा कुछ है नहीं, समझने वाली चीज़ों में उतारना नहीं पड़ता। अब आते हैं परिसंघ में। आपने महासंघ पढ़ा, ये दोनों मैंने पहले इसलिए पढ़ाया आपको कि एक में केंद्र अधिक ताकतवर है, ठीक है, एक में राज्य अधिक ताकतवर है। वो केंद्र से अलग हो सकता है, यहाँ केंद्र से अलग नहीं हो सकता। यहाँ क्या है फिर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ राज्य इज इक्वल टू केंद्र, इनके पास समान शक्तियां होती हैं। केंद्र के समानांतर ही राज्य ताकतवर होता है, उसको भी शक्तियां समानांतर रूप से मिली होती हैं। लेकिन यहां एक दूसरी खास बात है, इधर वालों को मिटा दो, छोड़ो। यहां दूसरी खास बात है, क्या? यहां पर राज्य अलग आगे नहीं हो सकता। जैसे हम बात करें, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए में 50 राज्य, 50 ही रहेंगे, वो 49 नहीं हो सकते कि एक अलग तोड़ करके कैलिफोर्निया अलग हो गया, बोले हमारा अलग से नया देश, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर यहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन हाँ, यूएसएसआर, रसिया, हिंदी वाला रसिया नहीं, अंग्रेजी वाला। तो यहाँ पर रूस है, जिससे बेलारूस अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसके राज्य अलग अस्तित्व बना सकते हैं। अब ये भी हमारी व्यवस्था में बढ़ चुका है, इसने भी देखा कि देश के ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं, तो बेटर है दूसरी व्यवस्था को अपनाया जाए, ठीक है। यहाँ का एग्जाम्पल आपको पता ही है, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ये प्रकृति होती है, इन 3 प्रकृति के अलावा कोई चौथी प्रकृति नहीं होती संविधान की। या तो कोई राज्य या कोई देश महासंघ हो सकता है, परिसंघ हो सकता है, या संघ हो सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे एकात्मक, ठीक है, संघीय, वो व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उन पे हम चर्चा से डिटेल में बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे उन पे। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर मेरी स्पीड वगैरह स्लो लग रही है या ज़्यादा लग रही है तो कमेंट करके बता देना, उसमें मैं ट्राई कर लूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन मेरे को लगता है कि जो टीचर की हैबिट होती है पढ़ाने की, उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा खुद को ढाल ले तो उसे उसी में मजा आने लग जाता है।
अब मैं अकेला आपको पढ़ाऊँगा, आप अभी हो सकता है कुछ ही लोग जुड़े हो, आगे ज़्यादा जुड़ जाएंगे, आप कई सारे हो जाओगे, मैं किस किस के हिसाब से पढ़ाऊँगा। आप सब अगर मेरे हिसाब से पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने में आसानी रहेगी, वरना टीचर तो बहुत हैं पढ़ाने वाले, ठीक है। लेकिन हाँ, सब कोशिश करते हैं, सब अच्छी कोशिश करते हैं, वही कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश। मेरा फोकस तो देखिए, ना मैं आपको कोई नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ना PDF इस पर शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको समझाऊँगा। और इतना एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ आप लोगों को कि जिस दिन मेरी ये पॉलिटी की क्लास ख़त्म होगी ना, बिलीव मी, आप लोगों को पॉलिटी आपके फिंगर टिप्स पे होगी। पॉलिटी ऐसी हो जाएगी जैसे आपके घर की कोई पंचायती व्यवस्था है, आपके गांव की कोई व्यवस्था है, और आपको पूरी तरह से याद है, ठीक है, कि कहाँ पर क्या क्या होता है। इसी तरह से हो जाएगी, बस बड़े लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। छोटी चीज़ें हमें अक्सर याद हो जाती हैं। देखिए, ये पूरा समंदर है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए। जब वो पढ़ता है ना यहाँ छोटा सा भाग उसका, तो उसे लगता है अरे कर लूँगा मैं, आई कैन डू इट। फिर भाग बढ़ने लगते हैं, सब्जेक्ट बढ़ने लगते हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के, कोई तीर, ठीक है, कोई कुछ, तो वो चीज़ें एकदम फिर बिखरने लगती हैं। पता है पास कौन होते हैं? जो पढ़ते हैं नहीं, जो पढ़ा हुआ समेट लेते हैं समय पे, वो पास हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाती हैं। यहाँ हमें लगता है ये तो पढ़ा हुआ है यार, छोड़ो, ये पढ़ा हुआ है, अरे छोड़ो। फिर जब वो देखता है ना सारे को, वो कहता है अरे बाप रे, ये तो बहुत हो गया, फिर कैसे पढ़ें। तो इसके लिए यही है, जब तक समझोगे नहीं, नोट्स बना लो 2000 पेज के, 5000 पेज के नोट्स, वाह वाह वाह, तालियां बज गई कि इतने नोट्स बना दिए भाई बच्चे ने। अब जब उससे पूछने बैठो, हाँ बताओ इसमें क्या है, उसमें क्या है, सब गायब, सब खाली पड़ा है, सन्नाटा। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को समझ लो, याद करा हुआ एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आता, समझा हुआ याद आ जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।